गया उपवाक्य। ठीक है, तो इस तरह उपवाक्य आएंगे। और बाकी बदलने के लिए आप लोगों का मुझे लग रहा है कि डाउट जो है चेंज करने वाले में है, तो इसमें वाक्य में थोड़ा चेंज करने वाले आपको देते हैं कि आप बदलेंगे इसको। ठीक है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह चौराहे पर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। लिख लीजिए, सेंटेंस नोट करिए। वह चौराहे पर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। वह चौराहे पर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। किसमें बदलना है मैम? बच्चे ये सारे जितने वाक्य में बोल रही हूँ सब संयुक्त में। मैं 5 संयुक्त के वाक्य बोल रही हूँ, संयुक्त में बदलेंगे। 5 फिर उसके बोलूंगी सरल के, और 5 भाव उसके मिश्र के। पहला है, वह चौराहे पे खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। सारे बच्चों के लिए है। दूसरा है, धनी होने पर भी उसमें अभिमान नहीं है। धनी होने पर भी उसमें अभिमान नहीं है। फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। ठीक है, मेहनती। उसके बाद है, राहुल कल यहाँ आया। राहुल कल यहाँ आया। उसने निखिल से बात की, वह चला गया। राहुल कल यहाँ आया। उसने निखिल से बात की, वह चला गया। ओके, 4 ही देते हैं, टाइम भी हो जाता है, फिर हो नहीं पाएगा। 4 दीजिए। मैम मैं बताऊं फर्स्ट? हाँ, 1 मिनट है बेटे सबको। अच्छा सिमरन, चलो बोलो। वह चौराहे पर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। मैम हाँ, इसका संयुक्त। होगा, हाँ वह चौराहे पर खड़ा हो गया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हुआ और उसकी प्रतीक्षा करने लगा, या हो गया। हाँ, हुआ भी हो सकता है, हो गया भी हो सकता है। और लगाया सारे बच्चों ने। मैम ये हो सकता है कि वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था इसलिए चौराहे पर खड़ा हुआ। हाँ, हो सकता है। और वैसे आराम से आ जाता है इसमें बेटा। ठीक है, सेकंड। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो आद्या। होने पर भी वे धनी है परंतु उसमें अभिमान नहीं है। हाँ, धनी, वह धनी है परंतु उसमें अभिमान नहीं है। ठीक है, हो रहा ना, चेंज हो पा रहा ना बेटा? यस मैम। मैम लेकिन Okay. लगा सकते हैं, लेकिन। हाँ, परंतु लेकिन लगा सकते हैं, आ जाता है उसमें आराम से। ओके, नेक्स्ट मैम फोर्थ थर्ड है। वाला मैं बताऊं? फूलदान नीचे गिरा। फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। फूलदान नीचे गिरा इसलिए टूट गया। टूट गया। और टूट गया। इसके नहीं, फूलदान नीचे गिरा और टूट गया। और टूट गया। मैम इसलिए नहीं हो सकता। नहीं नहीं, यहाँ पर और वो लगाओ। फूलदान नीचे गिरा और टूट गया। राहुल कल यहाँ आया। उसने निखिल से बात की, वह चला गया। राहुल कल यहाँ आया और राहुल कल यहाँ था और निखिल से बात करके चला। ओके, दूसरा बच्चा राहुल कल यहाँ आया, उसने निखिल से बात की और चला गया। ठीक है, ठीक है। इसमें राहुल कल यहाँ आया, उसने निखिल से बात की और वह चला गया, और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 सेंटेंस आपको बेटा मिश्र वाक्य के, तो इसमें संयुक्त में बदल लेंगे या नहीं बदल पाएंगे? मैम बदल लेंगे। आकांक्षा, आपकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करती हूँ बेटा मैं। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, मिश्र वाक्य में बदलना है।
तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं सेंटेंस दे रही हूँ ना, पहले वाक्य दे दो, उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मोहन शास्त्री जी के घर हिंदी पढ़ने गया। मोहन शास्त्री जी के घर हिंदी पढ़ने गया। मोहन शास्त्री जी के घर हिंदी पढ़ने गया। फोर्थ है, मेहनत करने पर भी गरीबों को रोटी नहीं मिलती। मेहनत करने पर भी गरीबों को रोटी नहीं मिलती। बेटा वाक्य हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मैम हो गया फर्स्ट वाला। चेक टाइम ऑल्सो। मेरे पास यहाँ पर मैंने वॉच नहीं रखी है और लैपटॉप में मैं देख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मैम आपके टाइम कितना हो गया? 10:34। 10:34 यानी 3-4 मिनट रह गए ना। 10:40 में ओवर होती है क्लास। यस मैम। यस मैम। ओके, ये देखिए पहला वाक्य था तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, इसे मिश्र वाक्य में बदलना था। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहाँ बस रुकती है। ओके, सबने ऐसे ही लिखा। यस मैम। मैम ये भी हो सकता है Yes, जहाँ ma'am. पर बस रुकती है तुम वहां चले जाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरा, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। शीला 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 ने जो जो पुस्तक पुस्तक मांगी थी वह उसे वह मिल उसे गई। मिल गई। हाँ, शीला ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। मैम ऐसे भी होगा, जो जो पुस्तक शीला ने मांगी वह उसे मिल गई। वेरी गुड बेटा, मोहित ठीक है, दोनों ठीक है। मेहनत करने मोहन शास्त्री जी के घर हिंदी पढ़ने गया है, ये बोला था ना। मोहन जी के घर शास्त्री इसलिए जी के मोहन यहाँ वहाँ गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। हाँ, मोहन शास्त्री जी के घर गया है क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। हिंदी पढ़नी है। यहाँ पर क्योंकि आएगा, ठीक है। उसके बाद मेहनत करने वालों पर भी गरीबों को मेहनत करने पर भी गरीबों को रोटी नहीं मिलती। गरीब मेहनत तो कर भी रोटी नहीं मिलती। हाँ, बताना। जितनी मेहनत गरीब करते नहीं। उन गरीबों को रोटी नहीं मिलती जो मेहनत करते हैं। फिर से बोलो, फिर से देखो। गरीबों ने मेहनत तो की, यद्यपि उन्हें रोटी नहीं मिलती। हाँ, यद्यपि गरीब मेहनत करते हैं तथापि उन्हें रोटी नहीं मिलती। यद्यपि और तथापि जोड़ देंगे। यद्यपि, वेरी गुड मोहित, यद्यपि गरीब मेहनत करते हैं तथापि उन्हें रोटी नहीं मिलती। और कोई वाक्य है बेटा आप लोगों का? कोई डाउट है? टाइम भी शायद होने वाला होगा। यस, हाँ जी बेटा। अच्छा, थोड़ा बहुत बातचीत समझ में आए या नहीं आए? जो बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या क्लास में प्रॉब्लम रहती है। यस बेटा, ये रिदम मोहित को Yes, बहुत अच्छा आगे मुझे लग रहा है। रिदम तुम्हारे क्लियर हुए बेटा डाउट? मैम। क्लियर हुए डाउट या नहीं हुए अभी? यस मैम, हो गया। वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चा? और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? विश्व के इसलिए में डाउट है। ओके, मैंने कहा ना मिस्र के इसलिए। इसलिए वाला सारे बच्चों को है, बहुत सारे बच्चों को है। तो कल हम लोग बात करें उसमें, कल की क्लास में बात करें, ओके मैम। ठीक है। कल की क्लास में उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। बाकी आपके जो और डाउट है आज आप पूछ लीजिए बेटा। और भी है कुछ या टाइम हो गया है? यस स्टूडेंट। यस।
एक दो मिनट रह रहे हैं, तो चलिए कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछ लेती हूँ बेटा। मैं पूछूं या पूछ रहे आप लोग? एक प्रश्न आया है 2013 का है। उस गांव के चारों ओर जंगल था और वह डाकुओं का गढ़ था। कौन सा वाक्य है? वाच्य। मैम प्लीज रिपीट द सेंटेंस। सॉरी, वाक्य है। वह उस गांव के चारों ओर जंगल था और वह डाकुओं का गढ़ था। संयुक्त। 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 ठीक है। ओके, दूसरा देखिए, यद्यपि वह मंत्री बन गया तथापि उसका व्यवहार मिश्र। मिश्र वाक्य। ओके, मिश्र वाक्य। देखिए, शहर में भूकंप आने पर तबाही मच गई। सरल। सरल वाक्य। सरल। ओके, उसके बाद है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि मिश्र। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मिश्र। मिश्र। मिश्र वाक्य। ओके ओके, तो अब मुझे लग रहा कि वाक्यों में तो कोई परेशानी नहीं है बेटा आप लोगों को, है अभी? या उपवाक्य और उसमें है? मैम हाँ जी, मैम अब 2 बोलो। सेंटेंसेस है, उसे मिश्र वाक्य में बदलना है। 2 सरल वाक्य होंगे ना? यस मैम। हम्म, मैम एक है सिपाही आया और दूसरा है वे डंडा फटकार कर चला गया। हम इसे मिश्र में बदलना है। सिपाही आया और वो डंडा फटकार कर चला गया। बाकी बच्चे भी बनाइए तो एक बार कोशिश करिए। जैसे ही सिपाही आया वह डंडा फटकार कर चला गया। वैसे ही वो डंडा फटकार कर चला गया। जब सिपाही आया वह डंडा फटकार कर तब चला वो गया। डंडा फटकारने लगा, फटकार कर चला गया। यस, दोनों तरह से हो सकता है बेटा, जब तब और जो, दोनों तरह से लिख सकते हैं। यस बेटा, और कुछ? मैम बुक में दे रखा है सिपाही आया तो था किंतु वह डंडा फटकार कर चले गया। अच्छा मोहित, इसमें से गलती पकड़ो तो बेटा। क्या रिपीट करना है इनसे कहो? मैम ये तो वो है संयुक्त। संयुक्त। संयुक्त वाक्य है। वेरी गुड रितम। किंतु। संयुक्त है क्योंकि क्या आया है? किंतु आया है। किंतु किंतु परंतु लेकिन किस में आता है? संयुक्त। संयुक्त है। आद्या गलत दिया है बेटा, वो बुक में गलत दिया है। ठीक है आद्या? ओके मैम। किंतु नहीं आएगा बेटा, किंतु परंतु उसमें आता है संयुक्त में। संयुक्त। बेटा और कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ जी मैम मिश्र वाक्य को सरल में करना है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। इसे सरल वाक्य में करना है। करिए तो सारे बच्चे कोशिश करिए। इस बच्चे को बैल ने मारा था। इस बच्चे को बैल ने मारा था। यही और वही को हटा देंगे। मैम बुक में दिया यही बैल से आहत बच्चा है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, वो उसने एक शब्द और आहत तो लिखा ही नहीं था, उसने आहत अपनी ओर से जोड़ दिया। मैम तो ऐसे जोड़ सकते हैं शब्द भी। नहीं तो जरूरत क्या है उसमें? सीधा सीधा जब आपका वाक्य बन जा रहा है ना, तो फिर तो जोड़ना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। और नहीं बन रहा तो फिर देख लो। ठीक है पलक? ओके मैम। ओके मैम। और कोई बेटा? मैम उपवाक्य ढूंढने के लिए आएंगे? आ सकते हैं, उपवाक्य तो बोर्ड में भी आते हैं। मैं तो बोर्ड के हिसाब से, व्याकरण का तो डिक्टो बोर्ड के हिसाब से बनाया है, सब्जेक्टिव बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया है। ऑब्जेक्टिव में ये है कि थोड़ा बहुत कोशिश की है कि बोर्ड वाला थोड़ा बहुत कवर एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, व्याकरण तो किसी भी उसमें चाहे ऑब्जेक्टिव देखो सब्जेक्टिव देखो दोनों में ही है बेटा, और वो व्याकरण बोर्ड के ही हिसाब से है। यस, उपवाक्य छांटने के लिए आएंगे बेटा। आश्रित और प्रधान आ सकता है, उपवाक्य के भेद आ सकते हैं, है ना आकांक्षा? यस मैम। ओके मैम। कल बताऊं फिर आपको? यस मैम। यस यस, अभी टाइम कितना रह गया? अभी हो गया होगा टाइम अब तो। हो गया टाइम।
ओके बेटा, 3 चलो ठीक है, मिनट ज्यादा क्लियर। हो गए। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. यार कल आप लोगों ने बताया क्यों नहीं कि वो सब्स्टिट्यूशन था? आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर शेड्यूल था, होता है। आज हमें फिर से वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अभी जो कल मैंने पढ़ाया, because the caste students were not there. तो क्विकली हम उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेंगे जो हमने कल पढ़ा, क्योंकि our caste students were not there. And within 15 minutes हम न्यू टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है? और कोई अगर क्लास छोड़ के गया
तो मैं लॉक लगा रही हूँ, क्लास में फिर आ नहीं पाओगे। मैम डिस्कनेक्ट हो गया किसी का तो। डिस्कनेक्ट हो गया फिर मैं क्या करूँ? मैसेज कर वो देना। नेटवर्क इश्यू का वो क्या करेगा? हाँ तो अभी तो कह रही हूँ मैसेज कर देना, उसको एडमिट कर दूंगी अंदर, वरना क्लास में लॉक लगा रही हूँ क्योंकि तुम लोग टाइमली नहीं आते हो क्लास में। या तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में ये टॉपिक जो था ऑलरेडी पढ़ लिया था। सिविल डिसोबीडियंट के बारे में पढ़े थे हम, और हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से सॉल्ट मार्च के थ्रू जब वो खत्म हुई थी दांडी में और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट बिगिन हुआ था। ठीक है, अब हमें इस टॉपिक में ये देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सबसे पहले रिच पीजेंट्स ने हमने देखा, कंट्री साइड में रिच पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये रिच पीजेंट्स कहाँ के थे? गुजरात एंड यूपी के। यूपी के जाट और गुजरात के पाटीदार were the rich peasants who participated in this civil disobedient movement. अब हम रीजन पढ़ेंगे कि इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया। देखो हुआ क्या था, ट्रेड डिप्रेशन हो गया। ट्रेड डिप्रेशन की वजह से प्राइसेस जो थे वो फॉल हो गए। प्राइसेस जब गिर गए, प्राइसेस के गिर जाने से जो उनकी इनकम थी वो भी गिर गई। ठीक है, अब इनकम क्योंकि गिर गई, इनकम रिड्यूस हो गई, इतनी इनकम नहीं रही जिसकी वजह से they were not in the position to pay the revenue. ठीक है, so they were not in the position to pay the revenue because their income was not that much as compared to the earlier one. So they demanded from the government to reduce the revenue. And this is the reason rich participants joined the civil disobedient movement. ठीक है, rich peasants ने participate किया civil disobedient movement में। ठीक है, अब हुआ क्या, कहानी कैसे हुई? ट्रेड डिप्रेशन की वजह से प्राइसेस गिर गए, क्रॉप्स के प्राइसेस गिर जाने की वजह से जो उनकी कैश इनकम थी वो भी खत्म होने लगी। ठीक है, so they were not in the position to pay the revenue to the government. ठीक है, तो उन्होंने रिफ्यूज। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने तो जब गवर्नमेंट के पास जब लेकर गए इस प्रस्ताव को, तो गवर्नमेंट ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई हम रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस नहीं करेंगे। तो रिच पीजेंट जितने भी थे उन्होंने क्या किया, बड़े एंथुजियास्टिकली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इनका स्वराज का मतलब क्या था? इनका स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रिवेन्यू। ठीक है, लेकिन जब ये मूवमेंट 1931 में कॉल्ड ऑफ हो गया और रिवेन्यू तब तक रिवाइज नहीं हुआ था, रिवेन्यू जो इन्होंने डिमांड रखी थी रिच पीजेंट्स ने कि रिवेन्यू रिड्यूस कर दिया जाए, जब 1931 में मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ, मूवमेंट जब बंद हुआ और रिवेन्यू के प्राइसेस कम नहीं हुए, तो जब 1932 में ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ
तो काफी सारे रिच पीजेंट्स ने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये तो थी रिच पीजेंट्स की कहानी। अब हम देखते हैं पुअर पीजेंट्स की कहानी। ठीक है, पुअर पीजेंट्स जो थे वो भी बड़े परेशान थे। पुअर पीजेंट्स में स्मॉल टेनेंट्स भी आते हैं। स्मॉल टेनेंट्स यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे काम कर रहे थे। जो रिच पीजेंट्स थे वो कुछ लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, यहाँ पे हमने ऊपर देख लिया था कि ट्रेड डिप्रेशन आया। ट्रेड डिप्रेशन की वजह से प्राइसेस फॉल हुए। और जब ट्रेड डिप्रेशन आया और प्राइसेस फॉल हुए तो उन्होंने सिर्फ रिच पीजेंट्स को ही टारगेट नहीं किया। रिच पीजेंट्स को ही प्रॉब्लम नहीं आई, पुअर पीजेंट्रीज को भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, जिसकी वजह से अब पुअर पीजेंट्स ने क्या चाहा कि वो भी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। लेकिन इनका स्वराज का क्या मतलब था, ये पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते थे, इनका डिमांड क्या था पुअर पीजेंट्रीज का, क्योंकि भाई अब इनकी इतनी इनकम तो रही नहीं है, तो अब हम क्योंकि टेनेंट्स है तो हम लैंडलॉर्ड्स को रेंट अब नहीं दे पाएंगे, तो रेंट हमारा माफ कर दिया जाए। ये था पुअर पीजेंट्रीज की डिमांड। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो थी वो पुअर पीजेंट्रीज को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का पार्ट बनाना नहीं चाहती थी। रीजन क्या था, क्योंकि रिच लैंडलॉर्ड्स और रिच पीजेंट्स ऑलरेडी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इंक्लूडेड थे। अगर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पुअर पीजेंट्रीज को भी इंक्लूड कर देते तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। अब वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती देखो, क्योंकि पुअर पीजेंट्रीज जो चाहते थे कि उनका रेंट जो है वो माफ हो जाए, और ये रेंट देते किसको थे, इनको। ठीक है, तो सोचो अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में दो तरीके के लोग हो गए, पुअर पीजेंट्रीज एंड रिच पीजेंट्रीज, जो कि एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो क्या कभी सिविल डिसोबीडिएंट पूरा हो पाता? कभी भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्रीज का साथ नहीं दिया। वो हमेशा रिलिकेंट रहते थे उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज होता है कि भाई रिच पीजेंट्स का ही साथ क्यों दिया, पुअर पीजेंट्री का साथ क्यों नहीं दिया? पुअर पीजेंट्री का साथ इस वजह से नहीं दिया क्योंकि रिच पीजेंट्री से उन लोगों को क्या आती थी, इनकम होती थी थोड़ी बहुत, टैक्सेस। हाँ, रिच पीजेंट्रीज जो थे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे कांग्रेस को और मूवमेंट को, जिसकी वजह से कांग्रेस ने किसका साथ दिया, रिच पीजेंट्रीज को, और पुअर पीजेंट्रीज का साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये यानी किसकी, पीजेंट्री ग्रुप्स की। ठीक है, अब हम देखेंगे बिजनेसमैन की, बिजनेस ग्रुप में आते हैं। अब हम बिजनेस ग्रुप और इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी में आते हैं। ये साथ चलन अर्पिता बोलो। मैम जैसे प्राइजेस पहले ये लोग इसलिए थे क्योंकि प्राइजेस बहुत हाई कर दिए थे उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। मैम तो अब अगर प्राइजेस उन लोगों ने लो कर दिए तो फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे। मैम तो फिर करे क्या ब्रिटिशर्स? किसने कहा ब्रिटिशर्स ने प्राइस इंक्रीज करे? किसने कहा ब्रिटिशर्स ने प्राइस इंक्रीज करे? से मैम वो जब वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने तो इंक्रीज करे थे। ब्रिटिशर्स भी इंक्रीज करेंगे मैम, गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज नहीं। दिमाग लगाओ, खुद एक दिमाग लगाओ। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व है, वो खुद चाहेगा प्राइसेस इंक्रीज हो जाए? और वॉर में प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते, वॉर होती है तो प्राइसेस और क्या हो जाता है, कभी कभार ट्रेड डिप्रेशन आ जाता है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते, आपकी कंट्री में इतना ज्यादा माल हो जाता है कि आपको दूसरी कंट्री में डंपिंग करनी पड़ती है। मैम लेकिन जैसे डिप्रेशन आया और उस समय ट्रेड डिप्रेशन यहाँ पे वॉर की वजह से तो आया ही नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रेड डिप्रेशन आया था क्योंकि अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने से प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि किसी भी अब बिजनेस और ट्रेडर्स ने
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से मना कर दिया था, इस वजह से ट्रेड डिप्रेशन आया था इस समय। ये वो वाला ट्रेड डिप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया अर्पिता? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो। मैम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था मैम, इसमें भी जो डिफरेंट मैम लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने दोबारा स्वराज का डिफरेंट मीनिंग निकाला मैम, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में निकाला था। तो मैम गांधी जी ने तो कहा हाँ था कि जी, नॉन कॉपरेशन इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, बट इस बार भी मैम लोगों ने तो वही किया जो पिछली बार ट्रेन किया। करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। यूज द वर्ड ट्रेन, एजुकेट मत बोलना, ठीक है? एजुकेट लिखना ही मत आंसर में, ट्रेन करना पड़ेगा। तो बट मैम इस बार भी फिर हाँ, हम लोगों ने वही किया। मैम लेकिन ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें वायलेंस नहीं क्रिएट करना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अगर बंद होने का रीजन पता है, बेसिकली हमेशा क्या देखा गया कि जितनी बार भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करे गए तो वो कन्वर्ट किस में हो जाते थे? वायलेंस में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ क्योंकि चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ, इतना ज्यादा ब्रूटल हो गया था, बहुत ज्यादा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब गांधी जी ने ये कहा ना कि मुझे लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है, बिना लड़ाई हमें इंडिपेंडेंस लेना है बिना लड़े। लेकिन अब ये बात है कि गांधी जी ने कहा कि स्वराज का हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में भी यही देखा गया। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आप हो बहुत ज्यादा परेशानी में, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, आपको कह रहे हैं आप आजादी के लिए लड़ो, लेकिन आपकी अभी लाइवलीहुड ही खतरे में है। आपको जितनी भी ट्रेनिंग दे दी जाए ना, आप सबसे पहले अपना लाइवलीहुड संभालोगे। नहीं संभालोगे तो आप बताओ, है ना? जितनी भी ट्रेनिंग देते हम आपको, जितनी भी, लेकिन जब आप ये जान पे खतरा है ना कि आपके पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है, आप अपने देश को नहीं संभालोगे, आप अपनी फैमिली को संभालोगे। क्योंकि वो लोग सोल्जर्स वाली, उनको हमेशा से ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये जो पेट्रोटिक फीलिंग होती है ना, ये हमेशा अपने सोल्जर्स को दी जाती है। आज हमारे सोल्जर्स ने अपनी फैमिली को इतना कंसीडर नहीं करेंगे जितना अपने नेशन को करेंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली को कंसीडर करोगे, अपने नेशन को इतना कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाती है। जितने सोल्जर्स होते हैं ना, तो उनकी इमोशंस एक तरीके से अपनी फैमिली से दूर रह करना थोड़े से लेस हो जाते हैं, और वो इतने टाइम से नेशन को सर्व कर रहे हैं ना, तो उनकी प्रायोरिटी नेशन बन जाती है। आप लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली। Is my voice coming? यस मैम। हाँ, तो यही रीजन था बेटा कि स्वराज का हर किसी ने अपना अपना मतलब निकाला। ओके मैम। क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। तो अब हम देखते हैं बिजनेस ग्रुप का, कि बिजनेस ग्रुप में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, विद व्हाट रीजन, और किसको कांग्रेस ने लिया और किसको नहीं लिया, और क्यों लिया क्यों नहीं लिया। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी में है। देखो, हम सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई जब, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जितने भी मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए थे। रीजन क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो वॉर में इंगेज हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंगेज हो गए,
एंड मोर ओवर ब्रिटिशर्स ने इंडियन से वॉर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के ऑर्डर्स भी दिए थे, ठीक है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जितने भी बिजनेस ग्रुप थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिच हो गए थे, काफी ज्यादा उनका बिजनेस जो था वो फ्लरिश हो गया था और काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। ऑलरेडी हमें इस बात का काफी नॉलेज है ही ऑलरेडी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वापस से ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं तो वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं रह पाते इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब वो वापस आते हैं ना ब्रिटिशर्स इंडिया, तो वो इंडस्ट्रीज क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, स्टील इंडस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा, अभी आप आने वाले कुछ चैप्टर्स में देखोगे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंडिया में हमेशा कॉटन इंडस्ट्री होती थी, काफी ज्यादा करोड़ों में, मिलियंस में ट्रेड होता था कॉटन इंडस्ट्री का। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडिया ने सारा का सारा प्रोडक्शन बना के प्रोड्यूस करके वॉर की रिक्वायरमेंट्स ब्रिटिशर्स को पहुंचाई थी, तो उस 4 साल के अंदर अंदर प्रोमिनेंट हो जाती है कौन सी इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री पीछे हो जाती है, सेकंड नंबर में आ जाती है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नंबर 1 इंडस्ट्री बन जाती है। तो जब ब्रिटिशर्स वापस इंडिया आते हैं ना, तो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रह जाते, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि अब पावरफुल वो ऑलरेडी हो चुके थे, तो अब वो चाहते थे अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करना। तो अब उन्होंने रिएक्ट करना शुरू करा, इंडियंस के इंडस्ट्रियलिस्ट ने रिएक्ट करना शुरू करा कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट। उन्होंने कुछ बिजनेस एक्टिविटीज भी स्टार्ट करी और उन्होंने अब प्रोटेक्शन मांगी फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के लिए। और वो चाहते थे अब फॉरेन से जितने भी गुड्स आते थे पहले, अब उस इंपोर्ट्स में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, ठीक है, ताकि किसी ना किसी तरीके से इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हो जाए। हमें पता है कि जब इंपोर्ट में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती है, गुड जो है हमारा महंगा हो जाता है, ठीक है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर कोटास ये होती है इंपोर्ट। जब इंपोर्ट ड्यूटीज या फिर कोटास हमारे प्रोडक्ट में लग जाता है, तो वो प्रोडक्ट को क्या कर देता है? एक्सपेंसिव कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है फिर हमारा जितना भी इंपोर्ट आ रहा होता है, ठीक है, उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने की वजह से लोग उसको खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है, तो अपने आप ही इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हो जाते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज को और बिजनेस इंटरेस्ट को टॉयलेट करिए तू बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया क्या? दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। 1920 में ये इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस फॉर्म करते हैं। रिदम म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस के बनाने के साथ साथ उन्होंने एक और चीज बनाई जहाँ पे कि वो काफी सारे डिस्कशंस किया कर सकते थे, ठीक है, बनाया क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स, ठीक है, एक सबसे पहली चीज बनाई इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाया, और उसी के साथ साथ दूसरी चीज क्या बनाई? IFCCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जो कि चलाया किसने? पुरुषोत्तम दास और GD बिरला ने, जो कि उस समय के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक करना शुरू करा ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो सके, और इसी के साथ साथ इन्होंने सपोर्ट किसको करा? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, जो कि फर्स्ट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था।
ठीक है। ये साथ ही साथ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को फाइनेंशियली असिस्ट भी करते थे, लेकिन इन रिटर्न उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि कोई भी परचेज या फिर सेल नहीं करेगा इंपोर्टेड गुड्स को, जो कि बाहर से गुड्स आ रहे हैं उनको कोई भी ना तो खरीदेगा ना फिर बेचेगा। ठीक है। स्वराज का मतलब बिजनेसमैन ने क्या निकाला कि जितने भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस थी बिजनेस में, अब वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी और हमारा ट्रेड और हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश हो जाएगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी कॉन्स्ट्रेंट्स के। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ तो ये बिजनेस ग्रुप्स जो थे, अब इन्होंने इतना ज्यादा एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि उन लोगों को लगता था यार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल होगी, पता चले हम लंबे समय तक इसका साथ देते रहे और बिजनेस भी हमारा सारा का सारा डूब गया। और साथ ही साथ कांग्रेस तो नए न्यू मेंबर्स ले आया जो कि बहुत ही ज्यादा यंग है, इनके हाथ में अगर कांग्रेस दे दी तो और तो हमारा बिजनेस तो खत्म ही हो जाएगा। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करा जब 1932 में फिर से एक बार सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कहानी थी किसकी? बिजनेस क्लास की। ठीक है, ये बिजनेस क्लास की कहानी थी। अब हम किसकी देखेंगे? बिजनेस क्लास इंडस्ट्रीज में जो वर्क करता है, यानी कि वर्किंग क्लास वर्कर्स को देखेंगे। यस रौनक बाटला। मैम फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो फ्लरिश हो पाए थे? वो फ्लरिश तो ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गए थे। नहीं मैम, जैसे इतनी ज्यादा उनके लिए काउंसिल्स वगैरह बनाई गई, फेड अपने चैम्बर्स, उन्होंने अपने चैम्बर्स बना लिए थे, अपने ही बनाया था, खुद हो गए थे ये लोग। मतलब फिर ये फ्लरिश हुए थे कि? वर्ल्ड वॉर, हाँ फ्लरिश हुए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स वापस आए थे ना, तो वो अपना उस तरीके से थंब नहीं जमा पाए थे इन ट्रेड में जो ऑलरेडी उनका पहले एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अब इस बार जो थे वो काफी ज्यादा इंडियन इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी इस दरमियान। वो कांग्रेस इस वजह से साथ दे रहे थे क्योंकि कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में एक चीज थी कि ना तो हम फॉरेन गुड्स, अब हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, कहा था ना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, है ना? इस वजह से उनको लगता था अगर हम इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमारा और भी सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन्होंने जब कुछ डिसएडवांटेजेस देखी, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, यंग लीडर्स आ गए कांग्रेस में, ये सारे के सारे उनको नेगेटिव पॉइंट्स लगे और उनको लगा कि अगर इनका साथ हमने निभाया तो इसके वजह से जो हमने पावर्स ऑलरेडी गेन कर ली है, हमारा बिजनेस जो इतना ज्यादा फ्लरिश हो गया वो और भी ज्यादा डूब जाएगा। इस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था कांग्रेस में और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। ठीक है रौनक? ओके ओके मैम, जैसे मैम टिस्को आई थी, टिस्को जो थी मैम वो थोड़े साल तो फ्लरिश हुई, लेकिन आफ्टर 2-3 इयर्स मैम उसका फिर से डाउनफॉल हो गया था, तो इनके साथ भी वही केस रहा था? वही यही था, यही टाइम था। अच्छा ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। तो अब हम देखते हैं उस क्लास के बारे में जो कि इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने देखा जाए तो सिर्फ नागपुर के लोगों ने, नागपुर रीजन के लोगों ने सिविल डिसोबीडिएंट पूरा अच्छे स्केल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने कोई बहुत ही हैवी स्केल में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स थे वो एलूप्ड ही रहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से। अब रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इंडस्ट्रियल क्लास ऑलरेडी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इतनी ज्यादा शामिल है, इतनी ज्यादा क्लोज है, तो इस वजह से उनकी डिमांड सब फुलफिल होती ना, तो इस वजह से वो एलूप्ड रहे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से। लेकिन नागपुर रीजन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे कि काफी ज्यादा वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है,
लेकिन इसके बावजूद काफी वर्कर्स थे, हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी वर्कर्स ने, बाकी की जगह किसी भी वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट तो जरूर किया। और उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट करी गांधी जी के कुछ प्रोग्राम्स को, जैसे कि बॉयकॉट कर दिए उन्होंने फॉरेन गुड्स। ठीक है, अब इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, अब हम देखते हैं वर्किंग क्लास की डिमांड क्या थी, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया। क्योंकि उस समय वेजेस जो दी जाती थी ना, इनको बहुत कम दी जाती थी, और इनकी जो वर्किंग कंडीशन होती थी वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती थी। इन दोनों चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, वेजेस को राइज करवाने के लिए, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे पार्टिसिपेटेड इन दिस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, अब इसी के चलते रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, डॉक वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करना शुरू करा, छोटा नागपुर टिन मिल्स के वर्कर्स ने गांधी जी की कैप पहन के रैलीज निकालना शुरू करा, बॉयकॉट कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल नहीं करना चाहती थी, वो अपने कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहती थी, अपने स्ट्रगल में। रीजन क्या था, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी किसमें थे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में शामिल थे, और वो उनको क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। अगर कांग्रेस वर्कर्स को भी इंक्लूड कर देगी तो जिसके वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रियल क्लास का सपोर्ट उनसे छिन जाएगा। क्योंकि वर्कर्स की जो डिमांड थी, वो डिमांड थी किससे, इंडस्ट्रियल से, इंडस्ट्रीज से थी, क्योंकि वेजेस इंक्रीज करने के लिए कहे थे और साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कहा था। और ये दोनों चीजें कौन कर सकता था, इंडस्ट्रियलिस्ट। समझ आया? जिस तरीके से रिच पीजेंट्स ऑलरेडी शामिल थे और पुअर पीजेंट्स को शामिल नहीं किया, इसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे और इसी वजह से वर्कर्स को शामिल नहीं किया। रीजन दोनों का सेम था। रीजन क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, रिच पीजेंट से भी फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही थी और इंडस्ट्रियल से भी फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही थी कांग्रेस को, जिसके वजह से उन्होंने हमेशा पुअर क्लास को अलूप रखा था। ठीक है, यस अर्पिता। मैम बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में डिफरेंस क्या है? बिजनेस क्लास में इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं, वर्किंग क्लास में वर्कर्स आ रहे हैं, लेबर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब एक अनदर इम्पोर्टेंट फीचर जो हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का है, वो है कि लार्ज स्केल में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। जब गांधी जी की सॉल्ट मार्च चल रही थी, काफी सारी वुमेन जो थी वो अपने घरों से बाहर निकल के गांधी जी को सुनने आती थी कि गांधी जी क्या सब सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। ठीक है, जितनी भी मार्च होती थी, ठीक है, उन सब में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने जब दांडी पहुंचे थे, उन्होंने मैन्युफैक्चर करा था सॉल्ट, ठीक है, उसमें भी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ लिकर शॉप्स में जब भी अटैक करना, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात होती थी, हर किसी चीज में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि विमेन जो थी वो जेल तक गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या सारी वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया? तो आंसर है नहीं। अर्बन एरिया की हाई कास्ट फैमिली से जो बिलोंग करती थी, उन वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में जो रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड्स की विमेन जो थी, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, लेकिन अब कांग्रेस के व्यू जानते हैं
कि कांग्रेस का क्या व्यू था विमेन के पार्टिसिपेशन को लेकर। वो विमेन को कभी भी कोई पोजीशन होल्ड करवाना नहीं चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो चाहते थे कि सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस ही बन के रहे विमेन, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर बने। ठीक है, अब गांधी जी की व्यू जानते हैं कि गांधी जी का भी क्या व्यू था भाई विमेन को लेकर। गांधी जी का कहना था विमेन की, एक औरत की ड्यूटी है अपने घर को अच्छे से देखभाल करे, एक गुड मदर बन के रहे और एक गुड वाइफ बन के रहे, दैट्स इट। इससे ज्यादा वुमेन की और कोई ड्यूटी नहीं है। अपना घर बार देखे, एक अच्छी मदर बने, एक अच्छी वाइफ बने। ये थे गांधी जी के व्यू विमेन को लेकर। और कांग्रेस का क्या था कि भाई विमेन को सिर्फ सिंबॉलिक प्रेजेंस दे, कि भाई मोर्चे वोर्चे में, रैलीज में काफी ज्यादा भीड़ चाहिए होती है, ठीक है, भीड़ का एक पार्ट बन जाए, शामिल हो जाए। लेकिन भाई विद इन कांग्रेस, विद इन अथॉरिटी, वुमेन की कोई पोजीशन होल्ड नहीं होनी चाहिए, वुमेन कोई पोजीशन होल्ड नहीं करेगी। ये था कांग्रेस की मेंटालिटी फॉर विमेन। यस रौनक। तो मैम कांग्रेस ऐसा क्यों चाहती थी कि वुमेन पार्टिसिपेट ना करें और सिंबॉलिक प्रेजेंस ही रहे? बेटा पुरानी सोच, पुरानी सोच, गांधी जी की भी तो सोचो पुरानी सोच नहीं थी। तो मैम फिर वो ले ही क्यों रहे हैं, मतलब वो जेल्स वगैरह गई, फिर वो जेल्स में क्यों गई जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं? रैलीज में अब अच्छे खासे लोग चाहिए थे भीड़ इकट्ठा करने के लिए। ये जब इलेक्शन की रैलीज निकलती है, भीड़ ही तो इकट्ठी की होती है रैलीज में। कोई किसी को जानता है क्या? नो मैम। वही बात थी। हाँ जी। ओके मैम सरोजनी नायडू, मैम मीरा बहन, मैम इन सब में मैंने तो पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ, जो काफी प्रोमिनेंट रही थी। ये प्रोमिनेंट नहीं रही थी, ये मैं इसकी इनकी स्टोरी बताऊंगी जब विमेन का पूरा, अभी पूरा विमेन का टॉपिक आएगा। जैसे आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा हो, तो विमेन की भी कोई डिग्निटी नहीं थी सोसाइटी में। थी कोई डिग्निटी? नहीं थी ना। इसी तरीके से इंडियन सोसाइटी तो और बुरी है विमेन को लेकर। आज भी जेंडर डिवीजन की नहीं प्रॉब्लम है। तो आप सोचो, जब आजादी भी नहीं मिली हुई थी, जब वुमेन के पास कोई राइट्स भी नहीं थे, तो तब की बात सोचो। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट, कुछ एक्टिव सोशलिस्ट जरूर आए थे। ये सरोजनी नायडू और यही सब थे जो कि एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया वुमेन के राइट्स के लिए। ओके मैम। ठीक है, वुमेन के पास कभी भी कोई एजुकेशन के राइट नहीं थे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पॉलिटिक्स में उतर सकती है? कोई ना मकसद रहा कांग्रेस का हमेशा। ठीक है, तो यहाँ तक का, एक मिनट जाना मत, मैं अटेंडेंस ले लूं। तो यहाँ तक का था रीजन। यहाँ तक का हमने देखा कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन क्या क्या थी, कहाँ कहाँ पर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में फॉल्स थे, और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1931 में क्यों कॉल्ड ऑफ हुआ। ठीक है, इन सब के क्या पढ़ेंगे अभी हम, रीजंस। चेतन गिल, चला गया क्या? मेरा नाम लेने से ही चला गया वो। हाँ जी, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्लियर एवरीवन यहाँ तक का? यस मैम। यस मैम। चलो, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अभी आप लोगों का बायो का लेसन है, ठीक है। मैम चेतन है? हाँ चेतन, वेलकम बच्चे, वेलकम चेतन। ये तो मुझे लगता है इसकी पहली क्लास थी। Leave the class. He is there.
मैम इसने ऑडियो ही नहीं कनेक्ट करी। चलो ये ओके, नहीं आई जा एम रही होगी वाइंडिंग मैम। अप दिस सेशन ना। हो सकता है। चलो टेक केयर एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
Good afternoon, everyone. Though I have joined 10 minutes back, 10 minutes early I have joined. ठीक है? Good afternoon. आप connected भी रह सकते हो and we can discuss about the doubts. क्योंकि जब भीड़ बढ़ जाती है तो हमारे doubts कहीं पे पीछे रह जाते हैं. ठीक है? So you can ask your doubts. 20 students are there only. हाँ, I know that. 11:40 पे start होगा ना बेटा? Okay. हाँ. So I have joined early. क्योंकि आप लोगों के कभी डाउट्स जो होते हैं बहुत बच्चे पूछ नहीं पाते उस समय, इसीलिए. Okay, very happy to see you, Chetan. Are you there, Chetan? Chetan, are you there? Kanwaldeep. स्क्रीन दिख रही है इसकी. मैम उसने ऑडियो कनेक्ट नहीं करी शायद. क्या नहीं कनेक्ट करी? ऑडियो कनेक्ट नहीं ऑडियो. करी. अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा भी अलाउड है? मैम शो नहीं हो रहा. हाँ, ऑडियो तो शो नहीं हो रहा. पता नहीं. ओके, चलो क्वेश्चंस डिस्कस कर लें हम तब तक, या फिर इफ यू विश टू डिस्कस एनीथिंग एल्स वी कैन डिस्कस. मैम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कल थे. कल कौन से क्वेश्चन? मुझे नहीं पता. बायो के कैसे थे? मैम इजी थे. हाँ, तो फिर इजी नहीं होंगे फिर. और इजी हो भी सकते हैं साक्षी, है ना? यस मैम. आज हमें डिस्कस करना है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. बट बिफोर दैट, बिफोर everyone gets connected, if you're having doubt related to nutrition, you can ask. बहुत अच्छे बच्चे हो, किसी को कोई डाउट नहीं है? राहुल, पूछूं मैं क्वेश्चन आपसे? आजरा, उत्कर्ष, वीडियो ऑन कर लो. एज द चिल्ड्रन विल ज्वाइन, आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाएगी. आप लोगों की कोई क्वेरीज नहीं है? आजरा, अशनीत, अंश, हर्षित, जसबीर, करणवीर, पलक. पलक तो पूछ लेती है. रिजवान, साक्षी भी पूछ लेती है. शुभ, उत्कर्ष, विनायक भी पूछ लेता है. चेतन. Still 5 minutes left. उत्कर्ष, how are you? उत्कर्ष ने वीडियो ऑन करा है. हर्षित, are you there? हर्षित, are you there?
How many of you have joined the screen? Hello. Lying down on your bed. Yes. हर्षित कल सो रहे थे आप? हर्षित कहाँ है? हाँ हर्षित वीडियो ऑन करो. यार भी फालतू की बैंड बजेगी अब मेरी. क्लास में भी ऐसे सोते हो? मैम नो मैम, आपने ज्यादा टाइम लिया था कल, तो मुझे नींद आने लग गई. मैंने ज्यादा टाइम ले लिया था कल. 10 मिनट. तो 10 मिनट तो ज्यादा लिए थे बेटा. यही मान के कि सब बच्चों की क्वेरीज जो होगी वो सॉल्व हो जाए. अंगद गुड मॉर्निंग. आज भी मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिए हैं बिकॉज आई विश कि आप लोगों से बातें करते रहें, आप लोगों से कनेक्टेड रहें. चलो ठीक है. और कौन है? चलो कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है? वेरी गुड. मतलब एवरीवन विल स्कोर फुल ऑन फुल इन बायोलॉजी. मैम. साक्षी बोलो. मैम जो आपने नोट्स सेंड कर रहे हैं ना, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सारे पार्ट्स लोकेटेड नहीं है. सारे पार्ट्स लोकेटेड नहीं है? अच्छा कौन सा पार्ट मिसिंग है? मैम जो आपने कल अदर पार्ट्स बताए थे जो सिलेबस में नहीं है. तो सिलेबस में नहीं है, बहुत सारी चीजें बताई जाती है. आप सिलेबस को स्टिक करके चलो. जस्ट गिव मी एन एग्जांपल. मैंने जो बताया था वो पार्ट उस नोट्स में नहीं है. कोई एक पार्ट. डू यू रिमेम्बर? नो मैम. ओके. आई विश कि मैं सारा का सारा एनसीईआरटी का सिलेबस ही कंप्लीट करूं एंड आई विश कि मैं हमेशा आप लोगों के एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊं. ठीक है. बट ऐसा होता है ना क्लास में कभी कभी कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस रेज करते हैं कि आई हैव टू एक्सप्लेन दैट. दो मैं उनको यही बता के करती हूँ कि कम टू मी पर्सनली, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मुझे कॉल करके पूछ लो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. बट अगेन आई रिक्वेस्ट द चिल्ड्रन दोज हु आर आस्किंग सच टाइप ऑफ डाउट्स, डेफिनेटली देखो हमें पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए. हमारे बहुत सारे क्वेरीज जो हैं वो टीचर ही सॉल्व कर सकता है. तो यू शुड टॉक टू टीचर्स रिगार्डिंग दैट. बट आई विश कि क्लास में जो थोड़े हाइयर ऑर्डर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो अगर आप पूछते हैं तो दूसरे बच्चे जो होते हैं जो अभी समझ रहे हैं उस चीज को, ओके, तो उनके साथ में दिक्कत ये होती है कि दे गेट कंफ्यूज्ड विद, अभी हम कुछ चीज समझ रहे हैं और सडनली कुछ और चीज पूछी गई, ओके, तो वो दोनों को कंबाइन नहीं कर पाते. इन दैट कंडीशन दे लीड्स विद लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन लर्निंग. ओके. सो आई विश, जैसे कल मुझे किसने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आकांक्षा ने पूछा था, तो शी आस्क्ड मी द क्वेश्चन व्हिच इज एक्चुअली द टॉपिक रिलेटेड टू फोटो रेस्पिरेशन. जो आप अगर आप बायो चूज करते हो, ऑप्ट करते हो, तो वो क्लास 11th में उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. विच इज रिलेटेड टू द डेजर्ट प्लांट और द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द एरिड रीजन. सो आई विश कि ये इस टाइप के अगर डाउट्स होंगे आपके तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. विनायक, आई विल सॉल्व योर क्वेरी. ठीक है. 11:40 हो गया, बट जल्दी से मैं बता देती हूँ. पीसीटी एंड डीसीटी दे आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो हम कल करने वाले हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो बोमन्स कैप्सूल के पास में होती है. और डीसीटी जो है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले के बाद स्टार्ट होती है टिल कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. इनका फंक्शन जो है कल हम डिस्कस करेंगे. फाइन. विनायक,
Do you have any doubt in the respiration and in the topic transportation? Even I will keep book with me. NCERT book खोल के रखो आप लोग. Okay, 11:41 हो गए and we should start with our syllabus. ठीक है, 24 children they are connected. Hope so the children they will join or will wait for one more minute. 42 हो जाए उसके बाद हम start करेंगे. आज हम डिस्कस कर रहे हैं respiration and transportation. ठीक है, respiration is very very important process of the metabolism where the glucose it is broken down to produce lot of energy, and that energy is utilized by the cell or by the cell to perform different functions. Okay, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमेशा ही ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कभी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है and sometimes in the absence of oxygen. When it is in the presence of oxygen, we call it as the aerobic respiration. When it is in the absence of or broken down of glucose in the absence of oxygen, we call it as anaerobic respiration. ठीक है, so we should be clear with what is respiration. Respiration process, it is divided into two parts. One is called as physical respiration and other is called as biological chemical respiration. ठीक है, फिजिकल रेस्पिरेशन में जो आता है दैट इज द ब्रीदिंग, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो आता है या फिर केमिकल रेस्पिरेशन जो आता है दैट इज रिलेटेड टू सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है दैट प्रोसेस, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि ग्लूकोज इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दैट मींस ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन in presence of oxygen, which is called as aerobic respiration. Or glucose when it is not broken down completely. Okay, so when it is not broken down, that means it gets converted into some other form. Okay, that is when it is not completely broken and when it is converted. ये दो part होते हैं anaerobic respiration के. When it is converted into some other form, okay, that is called as the lack of oxygen, the oxidation of glucose in the lack of oxygen, which gets changed into, मतलब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, और 3 कार्बन कंपाउंड का एग्जैक्टली कन्वर्जन होता है इनटू लैक्टिक एसिड, जो फिर से 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है. इसको हमने क्लास में भी डिटेल में पढ़ा था. एंड you also, it on page number 102 there is a chart related to glucose which is 6 carbon compound. I hope please open your books and pay attention towards this chart.
I think, sorry, I was disconnected. Okay, now am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So we were discussing about the various pathways by which the glucose molecule is broken down. Okay, aerobic respiration and aerobic. See, pathway means. Good morning, ma'am. ऋषभ, गुड मॉर्निंग. ठीक है, अभी गुड मॉर्निंग नहीं, बहुत देर हो गई, हम कनेक्टेड हैं. थोड़ा सा मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, सो विल कम बैक टू द रेस्पिरेशन. हम यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का पाथवे ये डिस्कस कर रहे थे. ग्लूकोज किस तरह से ब्रेकडाउन होता है. एक तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन दैट कंडीशन जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये स्टोर होती है एक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. ओके, अब जब कोई सेल फंक्शन करता है, किसी भी तरह का फंक्शन करता है, तो ये जो ATP मॉलिक्यूल जो होता है ये फिर से ब्रेक डाउन होता है. और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये ब्रेक डाउन किस में होता है, AMADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये एनर्जी जो होती है ये एनर्जी रिलीज करता है. ओके, एक बार इसने एनर्जी स्टोर की, व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन इट लिबरेट आउट द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वर्किंग, फॉर एनी प्रोसेस, मतलब एनी वर्क the cell is doing or the body is doing, that is utilized for functioning. Okay, now next we'll move towards the second pathway. The second pathway is called as anaerobic respiration, where the glucose is not completely broken down. Okay, glucose is not completely broken down into carbon dioxide and water, rather it gets broken down into acid or it gets broken down into alcohol. ओके, जब ये कन्वर्जन होता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एसिड में या फिर अल्कोहल में इसका कन्वर्जन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, राइट. मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट में. जब ये ब्रेक डाउन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो ATP स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP इज फॉर्म्ड. ओके, एंड दिस ATP इज ओनली द सोर्स of glucose breakdown in this way, aerobic respiration. Further, pyruvate से जब इसका breakdown होता है into acid or alcohol, okay, with the liberation of carbon dioxide, okay, nothing or no energy is produced. तो ये पूरी जो reaction है जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जनरेट होते हैं. इसका मतलब ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज सिंथेसाइज्ड और इट इज प्रोड्यूस्ड. फाइन. इसके अलावा जो एक और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है विच इज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ओके रेस्पिरेशन होता है. यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, इस वजह से ग्लूकोज का जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, इसका कन्वर्जन होता है अलग फॉर्म में. ग्लूकोज इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड इज 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड, and same way it gets converted into 3 carbon compound which is the lactic acid, and it gets stored into the tissues, muscle tissues, and we get cramp or we experience the cramp. Okay, Adya, pyruvate is a 3 carbon compound. See, किसी भी chemical compound, क्योंकि you are studying chemistry, so I will not go into much detail of this. Glucose molecule is 6 carbon compound. Okay, it is broken down into 3 carbon compound by the process called as glycolysis. Okay, ये glycolysis जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है और इसके बाद में पायरुवेट जो होता है वो मूव होता है into mitochondria where it is further broken down into carbon dioxide and water. Okay, and ATP is generated in aerobic respiration. और anaerobic respiration में it do not move towards the mitochondria,
Okay, it remains there in cytoplasm and it is broken down into either alcohol or it is broken down into acid. फाइन. और इवन जो लैक्टिक एसिड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वहां पे भी पूरी तरह से ग्लूकोज का या पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन नहीं होता, इसका कन्वर्जन सिर्फ होता है इनटू लैक्टिक एसिड. और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन अगर हमारे सेल्स के अंदर होता है तो वी फील पेन और क्रैम्प इन दैट पर्टिकुलर मसल टिश्यूज. ठीक है. एंड आई विश नाउ प्लीज टॉपिक से हट के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे. डोंट गो इनटू मच डिटेल. इफ यू आर हैविंग मेनी क्वेरीज, okay, you can personally call me. I can solve all your queries because here 40 children, please mute yourself. Here 40 children they are connected with, और सभी बच्चे जो हैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं हैं. ठीक है. सभी की अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है. तो हियर वी आर मूविंग विद ओनली द रिवीजन पार्ट. वी आर नॉट मूविंग हियर I am not moving here for explanation of all the different things. ठीक है. Something you have to learn from the book. आपके doubts जो होंगे वो मैं clear करूंगी यहाँ पे. Fine. ठीक है. तो queries जो होंगी वो please related to topic you will ask. Don't ask the higher order or higher thinking questions. उन questions के लिए anytime you can call me. I will solve your queries. बट बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे. ओके, क्योंकि लेट दे आल्सो यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द रिवीजन. नाउ विल साक्षी बोलो. एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ मसल सेल्स में होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन सी मसल सेल के अंदर, सी जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब पायरुवेट जाता है, ठीक है, तो वहां पे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है. और जहां पे ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ओके, उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन मानते हैं. अगर ये नहीं पहुंच पा रहा, से फॉर एग्जांपल व्हेन वी एक्सपीरियंस द क्रैम्प, when we are not usual doing that activity and suddenly someone asks, Jasbir, please mute yourself. And someone asks us to do that activity. So in that condition, our muscle cells, they are not toned for that activity. ओके और उस कंडीशन में हमें क्रैम्प्स हम एक्सपीरियंस करते हैं. मतलब हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए रेडी नहीं होते और हम उनसे करवाते हैं वो एक्शन. ओके, तब उस कंडीशन में क्रैम्प्स होते हैं. ठीक है. और क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे मसल टिश्यू जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते. ओके, सो वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो पूरी तरह से नहीं होता. तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, बट अगर डिमांड बढ़ेगी एनर्जी की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं पायरुवेट में. बट पायरुवेट के बाद में जब पायरुवेट का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो हमने अभी देखा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, तब हमें एनर्जी जनरेट होती है. ओके, और अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब पायरुवेट का ब्रेक डाउन के लिए अगर ऑक्सीजन सप्लाई वहां तक नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, पायरुवेट का कन्वर्जन जो होगा वो किसमें होगा, लैक्टिक एसिड में. ओके, एंड दैट इज व्हाई वी से द लैक ऑफ ऑक्सीजन. दिस टाइप ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, दिस थर्ड पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, okay, it takes place in the muscle cell, okay, when we are not prepared for doing that activity. I hope this is clear to you. Yes ma'am. Okay, ये जो pathway हैं, तीनों pathway बहुत important है and you have to learn these all the pathways. Okay, इसके अलावा एक ATP molecule when it is broken down 30 kilojoules of energy it is generated. Okay, so you can imagine that 38 ATPs are generated when one glucose molecule it is broken down. Okay, so kitni energy generate ho sakti hai, you can just imagine that. Okay, now various organisms, they are having the different organs for respiration. Okay, say human being,
our respiration is called as pulmonary respiration because we undergo this respiration process through a proper system which includes lungs, alveoli, bronchioles, bronchi, ठीक है, then trachea, then nasopharynx, okay, and then it comes the nasal cavity. मतलब मैंने आपको अंदर से बाहर की तरफ बताया. Actually we are studying from external nares, okay, then nasopharynx, okay, larynx is also the part of that, ठीक है, then the windpipe or we can say trachea, then lungs में trachea, it is bifurcated into two parts, the two divisions, it is bifurcated into division, one it moves into the right lungs, other it moves into the left lung, okay. Then further this bronchi, it is broken down into small capillaries mean small vessels, tube like structures, they are called as bronchioles, primary, secondary and tertiary bronchioles. और लास्ट में जो प्रेजेंट होता है दे आर द alveoli which are the sac like structure where actual respiration it takes place, ठीक है. Air enters from the external nostril into the nasopharynx, then it comes to the trachea, then it moves to the bronchi, bronchioles, primary, secondary, tertiary bronchioles, and then it comes to the alveoli. alveoli के ऊपर blood supply, blood vessels present होती हैं, capillaries present होती हैं, जहाँ पे exchange of gases होती हैं, right? So this is about the respiratory system. Okay, now how we breathe in? We breathe in through this respiratory tract, okay, but one more important structure is responsible for actual this process, that is the diaphragm, and diaphragm is present below the lungs. It is membranous structure which is responsible for breathing in and breathing out, okay. So ये जो जैसे हम एयर ब्रीद इन करते हैं, द लंग्स कैपेसिटी जो होती है हमारी, लंग्स वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एयर जो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर मूव होते हैं, मतलब दे आर मूविंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स टू द nasopharynx to the trachea, to the bronchi and bronchioles, and further it enters into the alveoli, ठीक है. क्योंकि ये membranous structure है, कौन सा, diaphragm, ठीक है, बहुत देर तक वो उस कंडीशन में नहीं रहता, तो it is elastic in nature, so it pushes up or it moves up. When it moves up, it applies the pressure on the lungs, and the air, it is moved off, okay, and this process is called as exhalation. So exhalation and inhalation are the two process. See, मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है. कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Everything it is like I am speaking, ठीक है. अब जिसने ये पढ़ा है उसके डेफिनेटली चीजें क्लियर होंगी कि मैम क्या बता रही है, बट अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, प्लीज आस्क. मैम, हाँ मैम एल्वेलाई का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उसके फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर वगैरह. ओके, साक्षी आपके पास में बुक है, एनसीईआरटी बुक? यस मैम. ओके, ओपन करो 104 पेज नंबर 104. Ma'am, alveoli are responsible for the exchange of gases. Yes, exactly, they are sac like structure. Ma'am, they increases the surface area. Yes, exactly. Yes. ठीक है साक्षी, अब साक्षी को हम अगर समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे साक्षी? सी, इट्स अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. बैलून में अगर हवा फिल होती है, ओके, तो बैलून के अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, राइट? यस मैम. हाँ, अगर बैलून को डिफ्लेट करेंगे तो उसमें हवा रहेगी नहीं, रह पाएगी, ठीक है. बट एल्वेलाई, दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, इन विच द एयर इट एंटर्स, ओके. और ये जो एल्वेलाई के जो वॉल है, ओके, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है.
ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं बहुत थिन होती हैं, ओके। ब्लड वेसल्स और एल्वेलर वॉल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है और एयर के अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से इट मूव्स टू द एल्वेलाई, ठीक है। एंड इन द एल्वेलाई व्हेन ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर as compared to the blood vessel, so air oxygen from the alveoli it enters into the blood vessel. साक्षी ये समझ में आया आपके? यस मैम। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो इस टाइप की होती है, इस तरह से होती है, ओके। सो प्लीज वंस अगेन यू गो थ्रू दिस टॉपिक। ओके मैम। ओके, और आगे और क्या पढ़ना है हमें इस टॉपिक से रिलेटेड? कोई क्वेश्चंस होंगे तो जल्दी पूछो। ओके, एक और क्वेश्चन। मैम डू यू नो इन सब से क्वेश्चंस आएंगे? किस लाइक आई एम नॉट गेटिंग यू। आद्या, यू आस्क द क्वेश्चन। मैम यस मैम, डू यू नो आर गिवन इन बिटवीन द टॉपिक्स? हाँ, डेफिनेटली आई हैव मेड द क्वेश्चन पेपर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल कम इन बिटवीन ओनली। ओके मैम। ऑब्जेक्टिव तो इतने दिए ही नहीं ना बेटा आपके। See, we have sorted the objective, that is 28 marks के objective. Do you find anywhere in your NCERT book objectives are given? No मैम। फिर कैसे निकालेंगे बताओ, हम क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे, है ना? तो it is No, asked। मैम लास्ट में है मैम। मैम लास्ट में है 2-3। अच्छा, लास्ट में है 2-3, तो वो तो फिर आपको आते हैं ना। अगर आपको सारी चीजें आती तो हम वही थोड़ी ना देंगे आपको। we want to test you ना, whether you are studying or not। मैम जो टॉपिक के बीच में